गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, सत श्री अकाल, केम छो। आइए आरबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आज का एक नया टॉपिक एनवायरनमेंट का। देखिए, कल आपको बताया गया था बाघ संरक्षण के बारे में, टाइगर प्रोजेक्ट कल आपने पढ़ा और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज एक नए संरक्षण के बारे में जानते हैं, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, है ना। इसकी बात की जाए, गिद्ध संरक्षण परियोजना की बात की जाए तो है क्या ये? जितने लोग भी लाइव हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं, चीज़ें दिख रही हैं ना? जी चलिए, अब गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की बात की जाए तो क्यों किया गया ये, क्यों ऐसा किया गया? भाई कोई परियोजना क्यों चलाई जाएगी जब कहीं ना कहीं वह क्षेत्र, जिस क्षेत्र के लिए परियोजना चलाई जा रही है वो प्रभावित होगा तो क्या चलाई जाएगी? परियोजना चलाई जाएगी। तो गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट के कारण, है ना, गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट के कारण उनको संरक्षण देने के लिए एवं उनकी अभिवृद्धि के लिए, उनको बढ़ाने के लिए हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ध्यान से देखिए कि भाई हमने क्या कहा, गिद्धों की संख्या के गिरावट को देखते हुए, देखते हुए किसी ने दो चीज़ों का नाम लिया भैया हमने, हरियाणा वन विभाग देखते हुए हरियाणा वन विभाग तथा कौन कौन भैया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच, इसको लिख सकते हैं भैया हम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, हो सकता है पूछ ले भैया BNHS क्या है, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना, के बीच मेमोरेंडम, ठीक, मेमोरेंडम का मतलब होता है एक समझौता, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर क्या किया गया? पर 2006 में हस्ताक्षर किया गया, पर 2006 में हस्ताक्षर कर यह परियोजना चलाई गई, ठीक, यह परियोजना चलाई गई। बात क्लियर हुई यहाँ तक? देखिए थोड़ा सा इसको मार्क करें भैया। हम देखिए हमने क्या बताया, गिद्धों की संख्या के गिरावट को देखते हुए किसने हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक मेमोरेंडम, जिसका मतलब होता है भैया समझौता ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है भैया? समझौता ज्ञापन। बात समझ पा रहे हैं? पर हस्ताक्षर कब हुआ? 2006 में, और यह परियोजना चलाई गई। जल्दी नोट करिएगा इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। यह परियोजना चलाई गई, जल्दी नोट करिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इसके द्वारा बताया क्या गया? इसके द्वारा बताया गया भैया कि भारत के अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली एक दर्द निवारक दवा थी, जिसका नाम क्या था? डिक्लोफेनेक। तो इस संस्था ने क्या बताया भैया कि जो गिद्धों की मृत्यु हो रही, क्यों हो रही है, इस संस्था ने पूरा उसको डिस्क्राइब किया, ठीक। इसके द्वारा क्या क्या बताया गया? इसके द्वारा कहा गया कि गिद्धों
की मृत्यु, है ना। गिद्धों की मृत्यु भैया हो क्यों रही है? पशुओं को दी जाने वाली, गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा, और कौन सी भैया? दर्द निवारक दवा का नाम क्या? अधिकतर हमसे पूछता है, देखिए क्या भैया, डिक्लोफेनेक। क्या नाम? डिक्लोफेनेक। दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनेक के कारण, डिक्लोफेनेक के कारण हो रही है, ठीक, हो रही है। किस दवा के कारण भैया? डिक्लोफेनेक दवा के कारण। हो सकता है हमसे भैया इसका फार्मूला पूछ ले कि डिक्लोफेनेक का फार्मूला क्या होता है। देखिए क्या होता है भैया, C14, साथ में नोट करते चलिएगा, बिल्कुल साथ में नोट करिएगा भैया, C14H11Cl2, C14H11Cl2NO2, ठीक, C14H11Cl2NO2 किसका फार्मूला होता है भाई? डिक्लोफेनेक का। जल्दी नोट करिएगा भैया इतना पॉइंट, जी जल्दी नोट करिएगा। ठीक है, इसको एक नाम और हम दे सकते हैं, डिक्लोफेनेक को एक नाम और दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं भैया? नॉन स्टेरॉइडल। क्या दे सकते हैं भैया इसको हम? नॉन स्टेरॉइडल, ठीक। इसको क्या नाम दे सकते हैं भैया? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ठीक। तो हमने कहा भैया जो डिक्लोफेनेक है इसे एक नाम और दे सकते हैं, क्या? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, अर्थात भैया जो कि एक दर्द निवारक दवा के रूप में कार्य करती है। इसका मतलब सेम वही है, ठीक है। तो इसको इस नाम से भी हम जान सकते हैं। तो ये नाम भी वहां लिख लीजिएगा कि डिक्लोफेनेक को इस नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है, ठीक। जल्दी से नोट करिएगा भैया। अब हमसे अगर पूछा जाए भैया कि एशिया का पहला, भारत में नहीं भैया पूरे एशिया का पहला गिद्ध पुनरुद्धार कार्यक्रम कब चलाया गया और किस नाम से चलाया गया, कहां चलाया गया, ठीक है। तो 3 जून 2016 को हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में एशिया का पहला जिप्स गिद्ध पुनरुद्धार कार्यक्रम चलाया गया। इसका शुभारंभ किसकी मदद से किया गया? ये किसकी मदद से चलाया गया भैया? तो जटायु प्रजनन, है ना, जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, हरियाणा में ही जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है, उसी की मदद से क्या चलाया गया? जिप्स गिद्ध पुनरुद्धार कार्यक्रम चलाया गया, ठीक, पूरे एशिया का। ये नोट करिएगा, फिर अगला पॉइंट बताते हैं भैया आपको हम। अगला पॉइंट लिखिएगा भैया, अगला पॉइंट लिखिएगा। देखिए हमने कहा कि कब? 3 जून 2016 को, 3 जून 2016 को हरियाणा के पंचकुला जिले के पंचकुला जिले के पिंजौर, है ना, हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर नामक स्थान पर, ठीक भैया, नामक स्थान पर एशिया का पहला, पिंजौर नामक स्थान पर एशिया का पहला क्या चलाया गया भैया? जिप्स गिद्ध पुनरुद्धार कार्यक्रम। एशिया का पहला जिप्स पुनरुद्धार कार्यक्रम चलाया गया, ठीक। और पूछे हुए किसकी मदद से चलाया गया ये? तो हमने क्या बताया? जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की मदद से। तो किसकी मदद से चलाया गया लिखेंगे भैया नीचे हम। मदद किसने की इसको चलाने में? जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, ये भी कहाँ भैया? हरियाणा में है,
ठीक, इसी की मदद से ये चलाया गया और पूरे एशिया का पहला। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा इसको, एशिया का पहला। क्लियर हुआ यहाँ तक भैया? अगर पूछा जाए वर्तमान में डिक्लोफेनेक जो दर्द निवारक दवा है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है। ठीक, इतनी बातें कहां से इंपॉर्टेंट है भैया? गिद्ध संरक्षण परियोजना से। आइए एक परियोजना और जानते हैं भैया, एक परियोजना और जानते हैं। छोटी सी परियोजना है, एशियाई शेर हमने बताया था ना भैया, सिर्फ कहां मिलते हैं? एशियाई शेर गुजरात के गिर वन में मिलते हैं, ये आपको बताया गया था भैया। तो उसी के ऊपर अगली परियोजना है, उसका नाम ही है गिर सिंह परियोजना। क्या नाम भैया? गिर सिंह परियोजना। अगली हेडिंग डालेंगे भैया हम, गिर सिंह परियोजना। ठीक, गिर सिंह परियोजना। अब आपको अच्छे से पता है गिर है कहाँ पर और किसका घर है ये। तो गिर कहाँ पर? गुजरात में है। किसका घर है भैया? एशियाई शेरों का। तो जो गिर है भैया, स्थापना तो हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। लेकिन 1973 में, 1973 में, है ना, इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। जहां पर ये किसका घर है? ये तो हमने कहा किसका घर है भैया? एशियाई शेर का, एशियाई शेर का घर है ये। और स्थान कौन सा भैया? गुजरात। स्थान कौन सा? गुजरात। बहुत ही आसान, बहुत पेट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, सभी लोग लगभग जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए। और यही नीचे लिखेंगे भैया, यही एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां पर पूरे एशिया में यही एकमात्र ऐसा उद्यान जहां एशियाई शेर पाया जाता है ना। तो यहीं पर एशियाई शेर पाया जाता है। ठीक है, पूरे एशिया में अगर पूछा जाए भी एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं, तो गुजरात के गिर उद्यान में। ठीक, गुजरात के गिर उद्यान में क्या मिलते हैं भी? एशियाई शेर। और कहीं नहीं मिलते एशियाई शेर एशिया में, बाकी अफ्रीका में हमको मिलेंगे। ठीक है, अब 14वीं शेर गणना की गई, मतलब 14वीं शेर जनगणना की गई, उनकी गणना की गई, जिसके अनुसार बताया गया भैया कि वर्तमान में कुल शेरों की संख्या लगभग है कितनी, है ना भैया? कितनी है? 674। कितनी बताई गई भैया? 674। और यह किस विधि के द्वारा की गई? प्रत्यक्ष गणना विधि के द्वारा, प्रत्यक्ष गणना विधि के द्वारा की गई। ठीक है, अब 2010 में इनकी संख्या कितनी थी? तो नीचे लिखेंगे भैया, 2010 में इनकी संख्या कितनी थी? 411 थी। कितनी थी? 411 थी। 2015 में कितनी हो गई? 2015 में 5 साल बाद जनगणना होती रहती है। 2015 में भैया 523 हो गई। 2020 जून 2020 में की गई भैया, कोविड-19 जब चल ही रहा था तभी, तो जून 2020 में इसकी जनगणना की गई और कितनी बताई गई संख्या भैया? 674। क्लियर? तो 2010 में 411, 2015 में 523, 2020 में 674। अगर पूछा जाए 2015 की जनगणना के अनुसार इनमें कितनी वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई भैया? 29% की। 2015 की जनगणना के अनुसार इसमें कितनी वृद्धि हुई? 29% की। और 2010 के अनुसार कितनी हुई थी भैया? 27% की। तो कहीं ना कहीं संख्या इनकी बढ़ रही है। ठीक, संख्या इनकी बढ़ रही है। विधि कौन सी बताई गई भैया? किस विधि के द्वारा की गई, इसको भी नोट करेंगे हम। विधि है प्रत्यक्ष गणना विधि, प्रत्यक्ष गणना विधि। ठीक, जल्दी नोट करिएगा भैया इसको। जल्दी से नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चीजें तो दिख रही ना भैया? एक बार हम भी देख लेते हैं। हाँ, दिख तो रही है, बहुत अच्छे से दिख रही। बहुत ही आसान टॉपिक है। गिर सिंह परियोजना 1965 में स्थापना हुई थी इसकी। 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह घर किसका? एशियाई शेरों का। स्थान क्या है? गुजरात। यहीं पर पूरे एशिया में अगर पूछा जाए एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो गिर उद्यान में। 2010 में जो गणना की गई थी तो 411 थे।
15 में भैया 523 हो गए, 27% की वृद्धि हुई। 20 में 674 हो गए, 29% की वृद्धि हुई। किस विधि के द्वारा की गई? प्रत्यक्ष गणना विधि के द्वारा। एक एक करके गिनी गई भैया, प्रत्यक्ष गणना विधि यही है, जब एक एक करके गिन लिया जाए इनको, ठीक है, तो यही प्रत्यक्ष गणना विधि है। आज का लास्ट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, उसका नाम है हाथी परियोजना, एलिफेंट प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला कौन सा है? हाथी परियोजना, ठीक, हाथी परियोजना, एलिफेंट प्रोजेक्ट, ELEPHANT, एलिफेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, एलिफेंट प्रोजेक्ट। अब एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात की जाए भैया तो है ना, अब पूछा जाए भैया कि सबसे बड़ा स्तनधारी तो यही है, एलिफेंट ही है, सबसे बड़ा स्तनधारी, सबसे बड़ा स्तनधारी। और कैसा भैया? स्थलीय, ध्यान दीजिएगा, स्थलीय स्तनधारी कौन सा? ये है। जब जलीय की बात करें तो व्हेल हो जाता है। जलीय कौन सा होता है भैया? व्हेल होती है, और ब्लू व्हेल, ठीक। जलीय कौन सा हो जाती है भैया? व्हेल हो जाती है। लेकिन जब स्थलीय स्तनधारी की बात करें सबसे बड़ा तो कौन सा है? हाथी है, ठीक है। जो हाथी का दांत होता है भैया, दांत को क्या कहते हैं? टस्क, ठीक है। हाथी दांत को किस नाम जाना जाता है भैया? हाथी दांत क्या कहते हैं? टस्क, ठीक है। अब जो हाथी दांत है भैया, उसके श्वेत भाग को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। हाथी दांत के श्वेत भाग को क्या बोलते हैं भैया? आइबरी। क्या बोलते हैं? आइबरी, ये इंपॉर्टेंट है, आइबरी बोला जाता है, ठीक। हाथी दांत जो टस्क इसको बोलते हैं भैया, के श्वेत भाग को क्या बोला जाता है? आइबरी बोला जाता है। अब जो हाथी परियोजना है, इस परियोजना का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो शुभारंभ कब हुआ था भैया? 1992 में, 1992 में किया गया था। और कहाँ गया था? किया गया था भैया? झारखंड के सिंहभूम में। शुभारंभ 1992 में, और कहाँ किया गया भैया? झारखंड के सिंहभूम में, ठीक। झारखंड के सिंहभूम में इसका शुभारंभ किया गया। सिंहभूम क्या है? वहां का एक जिला है। सिंहभूम क्या? वहां का एक जिला है। जल्दी से नोट करिएगा भैया। उद्देश्य क्या भैया? बिल्कुल, कोई परियोजना चलाई जाएगी तो किसके लिए? इन्हीं की संख्या को बढ़ाने के लिए। तो हाथियों की संख्या को बढ़ाने तथा उसके प्राकृतिक आवास में प्रतिस्थापित करने के लिए, मतलब ये जो हाथियां हैं उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, और उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में जहां वो अच्छे से सरवाइव कर पाएं, उनको वहां पर प्रतिस्थापित करने के लिए योजना चलाई गई, हाथी परियोजना, ठीक है। तो नीचे उद्देश्य भी लिखेंगे भैया हम। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य संख्या बढ़ाना तथा उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में प्रतिस्थापित करना, ठीक। तो हमने क्या बताया भैया? संख्या बढ़ाना और उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में प्रतिस्थापित करने का काम किया गया। किस परियोजना के द्वारा? हाथी परियोजना के द्वारा, ठीक। नोट हुआ भैया यहां तक? दिक्कत तो किसी को यहां पर नहीं होनी चाहिए। क्यों? जितना हम बता रहे हैं यहां पर किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए अभी तक, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से बताया जा रहा है आपको, ठीक है। और पूछा जाए भैया कि यह परियोजना वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है? तो वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है? 16 राज्यों में। कितने राज्यों में भैया? 16 राज्यों में लागू है। आइए एक एक करके देख लेते हैं राज्य हैं कौन कौन से, है ना। देखिए कौन कौन से भैया। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। नोट करते चलेंगे। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, कौन कौन सा भैया? असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी,
पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ठीक, नोट करिएगा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, हो भैया, ठीक है, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, जहां जहां इनकी संख्या पाई जाती है वहीं वहीं तो किया जाएगा। नागालैंड, और कौन सा भैया, तमिलनाडु, जी तमिलनाडु, और भैया त्रिपुरा, और कौन सा भैया, त्रिपुरा, ठीक। ये लगभग कितने राज्य में, 16 राज्य हैं जहां पर यह परियोजना वर्तमान में चलाई जा रही है, ठीक। तो कितने राज्यों में भैया, 16 राज्यों में परियोजना चलाई जा रही है। अब जरा कमेंट करके आप बताएंगे इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। हमने तो 16 राज्य लिखा ना भैया, लेकिन इनमें से कोई ना कोई केंद्र शासित प्रदेश भी तो है। तो अब जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भैया इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भी है इन राज्यों में। फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। हुआ भैया, चलिए अब 12 अगस्त 2017 को पहली बार अखिल भारतीय हाथी संख्या का आकलन किया गया। किसके द्वारा भैया, नीचे पॉइंट करके लिखेंगे भैया, 12 अगस्त 2017 को अखिल भारतीय, तो मेरा नाम आ गया, अखिल भारतीय, ठीक। अखिल मतलब होता है संपूर्ण, है ना, संपूर्ण। तो अखिल भारतीय हाथी संख्या, हाथी संख्या आकलन किया गया, अखिल भारतीय हाथी संख्या आकलन किया गया। और कब किया गया भैया, कब किया गया, 2017 में। और कब, 12 अगस्त 2017 को। ठीक हो गया भैया, नोट कर लेते हैं। हमने कहा 12 अगस्त 2017 को अखिल भारतीय हाथी संख्या का आकलन किया गया, जिसके आधार पर बताया क्या गया भैया, कहा गया कि वर्तमान में हाथियों की संख्या है कितनी, इसके अनुसार 27,312 कितनी बताई गई भैया, संख्या कितनी बताई गई, 27,312 बताई गई। हाथियों की संख्या कितनी बताई गई, 27,312 बताई गई, ठीक। अगर पूछा जाए भैया वर्तमान में कुल एलिफेंट, अच्छा संख्या बताई जा रही है, संख्या की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, ऊपर वाला नोट हो गया भैया। सर्वाधिक संख्या की बात की जाए भैया तो कर्नाटक में। वर्तमान में हाथियों की संख्या सर्वाधिक कहां है, इस आंकड़े के अनुसार, 2017 के आंकड़े के अनुसार, है ना। सर्वाधिक संख्या कर्नाटक, सर्वाधिक संख्या कहां पर भैया इसकी, कर्नाटक में है। और कितनी है, 6049, ठीक। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य भी है उसको नोट करिएगा, दूसरे स्थान पर कौन सा भी, असम, असम 5719, ठीक है। तीसरे स्थान पर कौन सा भैया, तीसरे स्थान पर केरल, केरल कितना भैया, 3054, ठीक। ये कुछ आंकड़े हैं। यूपी की बात की जाए भैया तो यूपी में कितने, इसको भी लिख लेंगे भैया, यूपी में कितने, 352, कितने भैया, यूपी में 352, ठीक। नोट करिएगा इसको भी। जी जल्दी नोट करिएगा भैया, संख्या नोट करिएगा जल्दी से, फिर बताते हैं और चीजें इसके बारे में। अब इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए भैया 2010 में हाथियों को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया, राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया, किसे, हाथियों को। कब भैया, 2010 में, ठीक है। अब थोड़ी सी और चर्चा कर ली जाए भैया इनकी, तो इनका गर्भकाल कितना होता है भैया, स्थल पर जितने भी स्तनधारी हैं
सबसे अधिक दिनों तक गर्भकाल इन्हीं का होता है। तो गर्भकाल कितना होता है भैया इनका? 22 महीने का। इंपॉर्टेंट है, 22 महीने का। तो सबसे लंबा गर्भकाल इन्हीं का होता है स्तनधारियों में, ठीक है। लेकिन भैया जो बच्चा होता है जन्म के समय, बच्चे का वजन कितना होता है? बच्चे का वजन, और कब भैया? जन्म के समय 104 केजी, 104 किलो होता। कब? जन्म के समय। तो ये भी कई बार हमसे पूछा गया भैया कि जन्म के समय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 104 किलो का। आयु कितनी होती है भैया इनकी? 50 से 70 वर्ष। आयु कितनी होती है? 50 से 70 वर्ष इनकी आयु होती है, ठीक। अगर पूछा जाए सबसे विशाल हाथी अभी तक कहां देखा गया, तो अंगोला में। अंगोला में भैया उसका शिकार, कुछ शिकारियों ने उसका शिकार किया। अंगोला में विश्व का सबसे बड़ा हाथी देखा गया, ठीक है। और कब? 1955 में। अगर पूछा जाए अभी तक विश्व का सबसे बड़ा हाथी कब और कहां देखा गया? विश्व का सबसे बड़ा हाथी कहां पर देखा गया भैया? अंगोला में, ठीक। और कब देखा गया? 1955 में देखा गया। पूछा जाए भैया इसका वजन कितना था? वजन कितना था भैया? 10,900 किलोग्राम। कितना था? 10,900 किलोग्राम, ठीक है। अभी तक का सबसे बड़ा हाथी देखा गया कहां पर? 1955 में। कहां पर देखा गया भैया? अंगोला में। कितना वजन था? 10,900 किलोग्राम देखा है इसका वजन, ठीक। थोड़ी सी बात और की जाए भैया, तो भारत में एक व्यक्ति थे महेश रंगराजन की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया, टास्क फोर्स का गठन किया गया हाथियों को बचाने के लिए, ठीक है। एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जिनका नाम क्या भैया? महेश रंगराजन। तो अगर ये पूछा जाए भैया कि हाथियों के लिए टास्क फोर्स का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो महेश रंगराजन की अध्यक्षता में, ठीक। तो हमने कहा भैया पर्यावरणविद महेश रंगराजन की अध्यक्षता में, महेश रंगराजन की अध्यक्षता में क्या किया गया भैया? कि अध्यक्षता में कार्यबल, जिसको क्या बोल सकते हैं, टास्क फोर्स का गठन किया गया, ठीक। और किसके लिए भैया? हाथियों को सुरक्षित करने के लिए, हाथियों को बचाने के लिए। नोट करिएगा भैया जल्दी से। और यूपी के मथुरा में भैया, यूपी के मथुरा में हाथी रिजर्व क्षेत्र भी स्थित। हमने कहा कुल कितने हाथी रिजर्व क्षेत्र भैया? इसको लिखेंगे 32। कुल एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र कितने भैया? 32। कुल हाथी रिजर्व हैं कितने भारत में भैया? 32 हैं। यूपी में सिर्फ एक है और उसका नाम क्या भैया? उसका नाम क्या है? फतह ना। और कहाँ पर भैया? मथुरा के फतह क्षेत्र में, इसीलिए नाम ही रखा गया फतह। तो यूपी में मात्र एक भैया कहाँ पर है? मथुरा के फतह क्षेत्र में, मथुरा के फतह क्षेत्र में मात्र एक हाथी रिजर्व है। और आपको पता भी अभी हाल ही में, जल्दी कमेंट करके बताइए कब चर्चा में था, मतलब इसे घायल हाथियों के लिए, बीमार हाथियों के लिए एक हाथी अस्पताल खोला गया भैया। और कहाँ खोला गया? किस नाम से खोला गया? तो हाथी अस्पताल खोला गया कहाँ पर भैया? मथुरा में, ठीक। अभी हाल ही में मथुरा में एक हाथी अस्पताल खोला है, किसके लिए भैया? घायल हाथियों के लिए, बीमार हाथियों के लिए, ठीक है। और कब खोला गया? 2018 में। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा आप कि 2018 में बीमार तथा घायल हाथियों के लिए मथुरा में हाथी अस्पताल खोला गया, ठीक। हाथी अस्पताल मथुरा, और कब? 2018। और किस किस के लिए भैया? कैसी कैसी? जो घायल होंगी या बीमार, ठीक है। घायल और बीमार हाथियों के लिए। नोट करिए जल्दी से भैया, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। आपने हो सकता है नाम सुना होगा भैया पेटा का। पेटा मतलब क्या भैया? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये क्या है भैया? ये अमेरिकी पशु अधिकार संगठन है। ये अमेरिका के एक पशु अधिकार संगठन, इसका नाम क्या भैया? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। और एक संस्था है जिसका नाम क्या है? बन्नेरुघट्टा
ये कर्नाटक की संस्था है बन्नेरुघट्टा, ठीक है। दोनों ने मिलकर, दोनों के सहयोग से भैया 49.5 हेक्टेयर के क्षेत्र में, 49.5 हेक्टेयर के क्षेत्र में बेंगलुरु में भारत का पहला हाथी अभयारण्य खोला गया, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे भैया हम। क्या बताया भैया हमने, पेटा फुल फॉर्म क्या होगा इसका भी हमने बताया कि पीपल फॉर द एथिकल, पीपल फॉर द एथिकल, है ना, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और संस्था है कहां की भैया, अमेरिका की। हमने कहा कि है क्या, अमेरिकी पशु अधिकार संगठन है ये, अमेरिकी पशु अधिकार संगठन है ये, पशु अधिकार संगठन है भैया ये, ठीक है। ट्रीटमेंट मतलब ये उन्हीं के इलाज के लिए, एथिकल मतलब होता है उन्हीं के अधिकार के लिए। भाई उनका अधिकार है वो कि मनुष्य क्या करे, उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था करे, और किसके, एनिमल्स के ट्रीटमेंट की व्यवस्था करे। तो हमने कहा पेटा तथा अब एक उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम क्या कर्नाटक में भैया, वन्नेरुघट्टा, वन्नेरुघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। और उद्यान है कहां पर भी, कर्नाटक में। राष्ट्रीय उद्यान ने मिलकर क्या किया भैया, ने मिलकर भारत का पहला हाथी अभयारण्य खोला, और कहां पर, बेंगलुरु में, ठीक ना। ने मिलकर भैया बेंगलुरु में पहला हाथी अभयारण्य खोला। और किस नाम से खोला भैया, हाथी अभयारण्य। और उसका नाम क्या है, उस हाथी अभयारण्य का भैया नाम है बाढ़ हाथी अभयारण्य, हाथी अभयारण्य बाढ़ हाथी अभयारण्य नाम से खोला, नाम से खोला। जल्दी लिखिएगा भैया, नाम क्या है उसका, बाढ़ हाथी अभयारण्य, ठीक है, बाढ़ हाथी अभयारण्य। चीजें दिख रही ना भैया नीचे तक, जी दिख रही हैं। चलिए, नाम से खोला। और कितने हेक्टेयर में भैया ये है, हेक्टेयर भी लिख लेंगे भैया, कितना है, 49.5 हेक्टेयर में, 49.5 हेक्टेयर में, ठीक है। ये पहला है भैया, पहला हाथी अभयारण्य है। ठीक है। अब IUCN की रेड डाटा बुक में भैया जो एशियाई हाथी है उसे संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है, ठीक ना। तो हमने कहा भैया कि जो IUCN की रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक में एशियाई हाथी को क्या किया गया भैया, एशियाई हाथी को संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। संकटग्रस्त सूची में क्या किया गया भैया, शामिल किया गया है। जितनी चीजें बता रहे हैं ना भैया सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी परियोजनाएं, जितनी प्रोजेक्ट हमने बता दिए, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट बताते हैं भैया। विश्व हाथी दिवस भैया 12 अगस्त 2017 को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर एक गज यात्रा शुरू की गई। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एक अभियान चलाया गया। नाम क्या दिया गया, गज यात्रा। तो अगर हमसे पूछा जाए भैया विश्व हाथी दिवस है ना भैया, विश्व हाथी दिवस, और कब, 12 अगस्त 2017 को, किसके द्वारा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किसकी शुरुआत की गई भैया, गज यात्रा की शुरुआत की गई, ठीक, गज यात्रा की शुरुआत की गई। इसको भी जल्दी से नोट करिएगा भैया, गज यात्रा की शुरुआत की गई।
हो गया भैया? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। हम आशा करते हैं कि आपको जितने भी प्रोजेक्ट, जितनी परियोजनाएं बताई गई अच्छे से समझ में आई होंगी। देखिए, हमने कहा कि सुबह सुबह की हमारी क्लास होती है तो आपको कुछ ना कुछ चंद लाइनें बताते हैं आपके मोटिवेशन के लिए, ठीक। तो आज भी कुछ लाइन हमारे पास है मोटिवेशन के लिए, इसको आप अच्छे से रीड करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, है ना। एक बार नहीं, कई बार वीडियो को देखिएगा, हमें अच्छा लगेगा, और लाइक ज़रूर करिएगा। तो मोटिवेशन देखिए क्या भी आपके लिए एक स्लोगन है, हवा की तरह होती हैं मुसीबतें, हवा की तरह होती हैं मुसीबतें, कितनी भी खिड़की बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। ये सबके जीवन में होता भैया, ठीक है, कि मुसीबतें बिल्कुल हवा की तरह होती हैं। अब चाहे जितनी खिड़की बंद कर लें कि नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, वो जीवन में आ ही जाती हैं, चाहे किसी भी रूप में, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद हमारी क्लास ज्वाइन करने के लिए, अटेंड करने के लिए। बहुत बहुत आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए।